Welcome students, welcome to my YouTube channel. Today I'll discuss regarding conservation of resources. So understand first what does conservation means. Conservation means preservation or efficient use of something or a planned management of something. In biology and ecology, conservation means maintain biological diversity of the earth and environment. And in geography and economics, planned use of resources are called conservation. So, conservation of resources means planned and judicious use of resources. Or we can conserve the resources through प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज. कंजर्व का सिंपल मतलब होता है वेस्ट को कम करना और उसका इफिशियंट यूज करना जो भी आपके पास अवेलेबल है. तो हम लोग वेस्ट को कम कैसे कर सकते हैं, उसके यूज को कम करके या फिर जो यूज है उतना ही करें, उसको वेस्ट ना करें. अब हम लोग देखते हैं वाई टू कंजर्व रिसोर्सेज और वाई डू वी नीड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटी एंड इट इज मेन सोर्स ऑफ आवर डेली नीड्स. हम लोग को डेवलपमेंट करना है, चाहे वो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो या डेली नीड्स का जो भी सोर्स है, वो रोटी, कपड़ा, मकान, आपका वाटर, जो भी है वो उसका मेन सोर्स जो है रिसोर्स है. अगर हम इसको कंजर्व नहीं करेंगे तो यह क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems due to its limited availability and taking long time to form. अब देखिए, अगर हम इसका कंजप्शन जो है वह सही मैनर में नहीं करें या फिर एक्सेस कंजप्शन करते हैं तो हमारा सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा ही, इन्वायरमेंट को ही पोल्यूट करेगा. उसके बाद एक बात और है कि ज़्यादातर रिसोर्सेज जो है फिनाइट है, लिमिटेड है, और उसका जो फॉर्मेशन में जो टाइम है वह लंबा लेता है. तो सोचिए कि अगर कोई रिसोर्स चाहे कोल है, अगर वो बनने में 1 मिलियन ईयर्स टाइम लेता है तो हम लोग उसको यूज भी 1 मिलियन ईयर्स में ही करेंगे, तभी जो है वह मेंटेन रहेगा. अदरवाइज क्या होगा कि रिसोर्स ख़त्म हो जाएगा. तो ये जो है कंजर्व करने के लिए नेसेसरी है कि हम लोग जो है उसका इरेशनल कंजप्शन नहीं करें या एक्सेस यूज नहीं करें रिसोर्सेज का. अब देखिए थर्ड पॉइंट है, इट में ट्रबल द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन एंड आवर इकोसिस्टम. मीन्स इफ वी डू नॉट कंजर्व रिसोर्स देन इट कैन ट्रबल द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन. रिसोर्स ही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे डेवलपमेंट करेंगे. और रिसोर्स नहीं रहेगा तो इकोसिस्टम में रहने वाले जो आपका वाइल्ड लाइफ है, प्लांट्स हैं, इनका भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें भी रिसोर्स चाहिए अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए. तो रिसोर्स कंजर्वेशन का ये 3 पॉइंट है. ये जो है डेवलपमेंट एक्टिविटी का बेस है, मेन सोर्स ऑफ आवर डेली नीड्स है. एक्सेस और ओवर यूज जो है इसको ख़त्म कर सकता है और इसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का आइडिया आया कहाँ से? जब हम आपको डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स पढ़ा रहे थे तो एक वर्ड आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का कंसेप्ट है, उसका कई एक फिलॉसफी है. तो उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग गांधीयन फिलॉसफी ऑन रिसोर्स कंजर्वेशन. गांधी जी जो है अपना रिसोर्स कंजर्वेशन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड जो कंसेप्ट है वह अपना बुक हिंद स्वराज में 1909 में दिए, आज से लगभग 100 साल पहले. तो उनका जो है 3 रूल है या फिर 3 कंसेप्ट है. सेल्फ रूल का अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में मीनिंग समझेंगे तो इसका मतलब है अपने उगाओ और अपने खाओ. मीन्स अपने बनाओ और अपने खाओ. इससे क्या होता है कि ज़्यादा हाथ को काम मिलता है, ज़्यादा लोग जो है इंगेज होता है और उतना ही प्रोडक्शन होता है जितना आपको ज़रूरत है. दूसरा नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस का मतलब है कि
किसी दूसरे पर अत्याचार नहीं करो या फिर उससे जो है अपना भोजन नहीं बनाओ। और सर्वोदय का मतलब हुआ कि सबका विकास, सोशल अपलिफ्टमेंट, यूनिवर्सल प्रोग्रेस। तो इसको जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट में जो है फॉर्म किया कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। गांधी जी का मानना था या गांधी जी का आइडिया था कि अर्थ पर वो एक कॉमन मैन का नीड्स है, अर्थ उसके नीड को फुलफिल कर सकता है लेकिन उसके लग्जरी को फुलफिल नहीं कर सकता है। आपका जो रोटी कपड़ा मकान है उतना रिसोर्सेज अर्थ पर इनफ अवेलेबल है, लेकिन अदर जो लग्जरी है वह अर्थ आपका पूरा नहीं कर सकता है। तो ये उन्होंने अपने फिलॉसफी हिंद स्वराज में दिया। उनका 3 मेन रूल था, सेल्फ रूल, नॉन वायलेंस और सर्वोदया। अब हम लोग देखेंगे कि गांधी जी, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, व्हाट वाज द रूट कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन एट ग्लोबल लेवल, लोकल लेवल, रीजनल लेवल। सो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, द रूट कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन एट ग्लोबल लेवल इज द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स। मतलब वैसे लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर या फिर पैसा कंसंट्रेशन करना चाहते हैं, वो जो है रिसोर्स डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा उन्होंने बताया एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या करता है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वह लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर लेके जाता है। अब जब इंडस्ट्री खुलेगा तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहना स्टार्ट कर देंगे, जिससे अर्बनाइजेशन होगा। अब अर्बनाइजेशन होगा तब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि जो गांव से शहर लोग आएंगे तो गांव वाला काम जो है छूटते चला जाएगा और शहर में लोग ज़्यादा रोजगार खोजेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वह डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उसके बाद उनका जो तीसरा पॉइंट था मास प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। उनका मानना था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वह मास प्रोडक्शन को फोर्स करता है और वही जो है आपका सारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उन्होंने सब इसको ख़त्म करने के लिए क्या बताया कि अगर हमको एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए तो हमको क्या करना चाहिए। जो सेल्फिश नेचर है हमको उसको छोड़ना होगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जगह पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो विलेज लेवल इंडस्ट्री है, जो छोटा छोटा इंडस्ट्री है, उसको स्टार्ट करना होगा। और इसीलिए उन्होंने कंसेप्ट दिया मास प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन बाई मासेज। तो प्रोडक्शन बाई मासेज कैसे बेनिफिशियल है? तो यह जो है एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाता है जिसमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कम होता है और सस्टेनेबल ग्रोथ जो है इसका संभावना ज़्यादा होता है। और इसमें सेल्फ रूल, जो विलेज कंसेप्ट गांधी जी का है, वह इनेबल्स करता है एक प्रैक्टिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो किसी के क्वालिटी ऑफ लाइफ को बिना अफेक्ट किए हुए आप गेन कर सकते हैं। तो ये जो है आपका मेन कंसेप्ट है जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी वह आपको सारा प्रॉब्लम, जो भी मॉडर्न प्रॉब्लम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो, मास पॉवर्टी हो, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड वाटर हो, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ग्लोबल वार्मिंग है, डेजर्ट फॉर्मेशन है, डिफॉरेस्टेशन है, इमिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इनटू एयर, वाटर, या फिर इंडस्ट्रियल एंड सिंथेटिक वेस्ट। ये सब जो है इसका मेन रीजन मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मास प्रोडक्शन जो है इसके कारण ही रिसोर्स डिप्लेशन हो रहा है, ऐसा गांधी जी का मानना था। और गांधी जी इसका सोल्यूशन भी दिए कि विलेज रूल या सेल्फ रूल को हम लोग को लाना चाहिए, जिससे उसमें क्या है कि छोटा टेक्नोलॉजी का यूज होता है और बहुत सारे लोग मिल के प्रोडक्शन करते हैं, जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन कम होता है और
आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पॉसिबिलिटी जो है रहता है ज़्यादा। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड दूसरा कंसेप्ट जो प्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे, वह फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन था क्लब ऑफ रोम। यह जो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसने 1968 में रिसोर्स कंजर्वेशन को इंटरनेशनल लेवल पे मोर सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट किया कि हम लोग कंजर्वेशन को किस तरह से कैरी कर सकते हैं। और इसका फाइंडिंग जो है, ये जो रिसर्च का फाइंडिंग्स है, सबसे पहले जो फर्स्ट अर्थ समिट हुआ स्टॉकहोम में, उसमें प्रेजेंट किया गया एक बुक के रूप में। उस बुक का नाम था द लिमिट्स टू ग्रोथ। द लिमिट्स टू ग्रोथ में यह प्रेजेंट किया गया कि हम लोग अपना इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ दोनों को फिनाइट रिसोर्सेज, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसके साथ कैसे बनाए रख सकते हैं। तो ये जो है कंसेप्ट 1968 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा दिया गया इंटरनेशनल लेवल पे। और यह क्या था? यह रिसोर्स कंजर्वेशन का एक सिस्टमेटिक प्लान था, हाउ टू कंजर्व रिसोर्सेज। अब रिसोर्स कंजर्वेशन से रिलेटेड जो दूसरा फिलॉसफी है, वह शुमाकर ने दिया 1974 में। और यह आइडिया जो है वो अपने बुक में दिया, जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। यह एक फ्रेज है, यह जस्ट अपोजिट है इसका, बिगर इज बेटर। हम लोग का मानना है जितना बड़ा उतना ही अच्छा, लेकिन रिसोर्स कंजर्वेशन का आइडिया में शुमाकर का मानना था कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल। हम लोग भी मानते हैं, अभी सुनने को मिलता है बच्चे दो ही अच्छे, या फिर छोटा परिवार सुखी परिवार, जो कहिए। तो ये स्मॉल इज ब्यूटीफुल है क्या? स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है, इसका मतलब है कि स्मॉल और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जो है पीपुल को ज़्यादा एम्पावर्स करता है। पीपुल आर गेन्ड मोर थ्रू अ स्मॉल एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो गांधी जी का भी यही कहना था। गांधी जी का जो विलेज बेस्ड रूल था, या फिर जो सेल्फ रूल, नॉन वायलेंस रूल और सर्वोदय प्रिंसिपल था, वह इसी पे डिपेंडेंट था। तो ये जो शुमाकर है, वह अपना बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधीयन फिलॉसफी को एक बार फिर से एडवोकेट किया और विलेज बेस्ड इकोनॉमी पर जो है प्रेशर दिया कि हम वंस अगेन वी शुड अडॉप्ट विलेज बेस्ड इकोनॉमी एंड वी शुड अंडरस्टैंड रिसोर्स एज कैपिटल नॉट एज इनकम। लोग जो है अगर रिसोर्स अवेलेबल है तो उसको समझते हैं कि ये हमारा कमाई है, लेकिन ये आपका कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल का मतलब है उसको आप इफिशिएंट यूज करके, उसको आप प्लान कर करके और बेटर गेन कर सकते हैं। तो ये आइडिया जो है स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक में शुमाकर दिया, कब? 1974 में। अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड फिलॉसफी, once again it was presented in 1987 by the Brundtland Commission report। ये जो है द आइडिया ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन एट ग्लोबल लेवल को एडवोकेट किया, और एट द सेम टाइम ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड को इंट्रोड्यूस किया। यहीं से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वर्ड यूज होना स्टार्ट हुआ है 1987 से, और यह जो है मेंशन था द ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में। तो ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट का मानना था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी अ मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन, और इस कंसेप्ट को एक बुक में कंपाइल्ड किया गया जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। तो ये जो ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट था, इसका मेन एम क्या था? डिस्कस इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स एज वन सिंगल इशू। इनका मानना था कि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट प्रॉब्लम दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सिंगल है, दोनों सेम है। अगर हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं तो इन्वायरमेंट को बचाना है, और अगर इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं तो डेवलपमेंट को हम लोग को मेंटेन रखना होगा। और इन्होंने इन ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में फूड सिक्योरिटी, लॉस ऑफ स्पीसीज और इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स, ये सब का जो है डिस्कशन किया है।
तो इसमें हम लोग 3 पॉइंट याद रखेंगे। ये जो रिसोर्स कंजर्वेशन का आइडिया ग्लोबल लेवल पे सबसे पहले ब्रुंटलैंड कमीशन लाया कब? 1987 में। यही जो है सबसे पहले वर्ड दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है रिसोर्स कंजर्वेशन का एक वे हो सकता है, एक रास्ता हो सकता है। और इसके थ्रू एक बुक कंपाइल हुआ जिसका नाम है कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर। अब इसी बुक को प्रेजेंट किया गया जो अर्थ समिट हुआ रियो ड जेनेरियो ब्राजील में। कब हुआ था? 1992 में। अब देखिए रियो ड जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में हुआ, और इसमें जो ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट है इस पर एक डिस्कशन किया गया। In this conference, in this summit, more than 100 members of the nation of world participated in this conference on environment and development. ये जो रियो समिट था उसका मेन सब्जेक्ट था environment and development. इसमें डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री का जो मेन हेड्स था वह मिला, और इस पे एक डिस्कशन किया कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो डेवलपमेंट है वो कैसे मेंटेन रहेगा। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट का मेन इशू था, मेन डिस्कशन था कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट दो सेपरेट इशू नहीं है, दोनों सिंगल इशू है। इसलिए दोनों को हमें एक होकर सोचना होगा। ये जो है आपका रियो ड जेनेरियो अर्थ समिट का मेन एम भी सेम था। अब देखते हैं व्हाट वाज द एम ऑफ रियो ड जेनेरियो अर्थ समिट 1992। जो फर्स्ट एम था इसका, टू एड्रेस द अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का जो करंट इशू है उसको डिस्कशन करना, उसको ख़त्म करना, उसको सॉल्व करना। इकोनॉमिक ग्रोथ, टू रीथिंक इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हम लोग को फिर से सोचना होगा कैसे करें ताकि इन्वायरमेंट जो है प्रोटेक्ट रहे, मेंटेन रहे। और थर्ड वन था टू एडवांस सोशल इक्विटी। सोशल इक्विटी जो है लाने के लिए क्या किया जा सकता है? सोशल डिस्पैरिटी बढ़ता जा रहा था, कहीं लोग बहुत ज़्यादा रिच और कहीं बहुत ज़्यादा पुअर। तो सोशल इक्विटी प्रमोट करने के लिए क्या करें? तो ये 3 एम है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के प्रॉब्लम को एड्रेस करना, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचना, और सोशल इक्विटी जो है हम लोग और कैसे अटेन करें और कैसे अचीव करें इस पर डिस्कशन करना। ये जो है 3 मेन एम था आपका रियो ड जेनेरियो अर्थ समिट का। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट वाज द एम ऑफ रियो ड जेनेरियो अर्थ समिट। अब हम लोग देखते हैं आउटकम को। जो रियो ड जेनेरियो अर्थ समिट है उसका आउटकम क्या रहा? तो देखिए, ए डिक्लेरेशन वाज साइंड ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके पहले भी इस पर डिस्कशन होता था, लेकिन सारा कंट्री जो है वह एक दूसरे को जिम्मेवार ठहराता था कि आप पोल्यूशन कर रहे हैं, आप पोल्यूशन कर रहे हैं। कोई कहता था कि नहीं, हम जो है ये सब नहीं सोचेंगे, क्योंकि अगर हम अपना फैक्ट्री बंद कर दिए तो हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा। लेकिन इस पर एक कॉमन इशू पर डिस्कशन किया गया और इसका कुछ रिजल्ट निकला। तो इसमें सबसे पहला जो रिजल्ट था, जो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज है और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उस पर सब कंट्री मिलकर काम करेंगे, इसका एक डिक्लेरेशन साइन हुआ। उसके बाद इसका जो दूसरा आउटकम था, इट ऑल्सो इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल क्या है? मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट। जो भी फॉरेस्ट वर्ल्ड में अवेलेबल है उसको सब कंट्री मिलकर करके बचाने का प्रयास करेंगे। सब कंट्री का कुछ फंड रहता है, वह फंड जो है इसको बचाने में कंट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद जो थर्ड इसका आउटकम था, इट एडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। ये देखिए, एजेंडा 21 को हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूसली वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ रहा है, तो अब हम लोग समझेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। हम बताएं आपको कि इसका जो कंसेप्ट है वो
1909 से स्टार्ट हुआ, जब गांधी जी जो है अपना बुक हिंद स्वराज में बताएं कि रिसोर्स कंजर्वेशन का क्या क्या वे हो सकता है। फिर 1968 में क्लब ऑफ रोम जो है एडवोकेट किया आपका द लिमिट्स टू ग्रोथ को। फिर 1974 में आपका गांधीयन फिलॉसफी प्रेजेंट किया गया सुमाकर कि अपने बुक में स्मॉल इज ब्यूटीफुल। फिर 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में सबसे पहले ये वर्ड क्वाइंड हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और एक बुक भी उस समय आया जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। ये जो आवर कॉमन फ्यूचर है और ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट है, इसका डिस्कशन जो है अगेन 1992 द अर्थ समिट ब्राज़ील में किया गया, और इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फर्स्ट टाइम डिस्कशन जो है ग्लोबल लेवल पे हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस इन सच ए वे, या फिर हम कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट is a type of development in which development take place in such a way that meets the needs of present में जो भी आपका नीड है वो फिलफिल होना चाहिए। इंश्योर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इसका मतलब हुआ कि विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट भी डैमेज नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट कंप्रोमाइज द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, means without compromising with the needs of future generation. So sustainable development is development that meets the needs of present without damaging the environment and without compromising with the needs of future generation. अब हम लोग देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन एम क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन एम क्या है? मेंटेन इकोनॉमिक एडवांसमेंट, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एडवांसमेंट जैसे चल रहा है वैसे ही हो, उसमें कोई टर्बुलेंस नहीं हो, हमारा प्रोग्रेस भी होता रहे और इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट होता रहे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन एम है मेंटेन इकोनॉमिक एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेस वाइल प्रोटेक्टिंग द लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ द इन्वायरमेंट। लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ द इन्वायरमेंट का मतलब हुआ कि जो फ्यूचर में के लिए इन्वायरमेंट है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, वह जो है मेंटेन रहे। अब कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमको फ्यूचर जनरेशन्स को यह बताना पड़े कि एक रिवर होता था यहाँ एक पॉन्ड होता था, इस तरह से। अब देखिए एजेंडा 21 को हम इंट्रोड्यूस किए थे, या इंट्रोड्यूस किया गया था रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में। यहाँ पे एजेंडा का मतलब इशू हो गया, और 21 का मतलब क्या है? 21 का मतलब है 21st सेंचुरी। तो ये है क्या? इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, और ये कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। तो इसमें क्या है, इस डिक्लेरेशन में क्या है? तो एक कंप्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है जो सब कंट्री लोग मिलकर के लेगा, ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और लोकल लेवल पे। तो एजेंडा 21 इज अ कंप्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन टू बी टेकन एट ग्लोबल लेवल, नेशनल लेवल एंड लोकल लेवल। अब इसका एम क्या है? इसका एम है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी तक छोटा छोटा एरिया के लिए बात होता था, लेकिन एजेंडा 21 का एम है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो अर्थ है, अर्थ को सस्टेन करना है। तो एजेंडा 21 ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया को प्रमोट करता है। और क्या है एजेंडा 21 में? इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interests, mutual needs and shared responsibilities. इसमें यह डिक्लेयर किया गया है कि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है और डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के वजह से जो हो रहा है, उस पर सब मिलकर काम करेंगे कॉमन इंटरेस्ट से, और ये सबका ज़रूरत है, और ये जो है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका है। तो सब जो है इसमें अपना अपना फंड प्रोवाइड करता है इसके लिए। और जो मेजर ऑब्जेक्टिव है एजेंडा 21 का, जो एवरी लोकल गवर्नमेंट, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, विलेज लेवल पे हो, should draw its own local agenda 21,
तो एजेंडा 21 का ये एम है कि आपको लोकल लेवल पे भी एजेंडा 21 को जो है मेंटेन रखना चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि रियो द जेनेरियो अर्थ समिट आपका 1992 में हुआ। अब इस पर जो है लगातार डिस्कशन चल रहा है ग्लोबल लेवल पे। तो जो लेटेस्ट अर्थ समिट हुआ है जिसमें आपका एजेंडा 21 या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर कितना काम हुआ, इस पर डिस्कशन हुआ। ये जो कब हुआ है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे करके बताइए। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है। ऐसे ये सारा पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको रेगुलर एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो हम दिए हैं, उसको देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन आवर में आपका राइट द आइडिया ऑफ गांधी जी एज इन्वायरमेंटलिस्ट। गांधी जी इन्वायरमेंट के बारे में क्या उनका विचार था, क्या आइडिया था, उसको जो एक्सप्लेन करना है। और इज इट रिलेवेंट इन टूडेज वर्ल्ड, वो आइडिया क्या अभी रिलेवेंट है, उसका कोई यूज है अभी, इसको जो एक्सप्लेन करना है। उसके बाद 3 छोटा छोटा वर्ड दिए हैं हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको एक्सप्लेन करना है क्या है, क्या एम है इसका, क्या आउटकम है, अभी तक ये इस पर कितना काम हुआ है, क्या प्रोग्रेस हुआ है, इसको जो है आप एक्सप्लेन कीजिएगा अपना कॉपी में और इसको ठीक से समझने का प्रयास कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगला चैप्टर जो है आपका